नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि आप देखिए, हम बेसिक्स से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सारी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बेसिक प्रॉपर्टी आप समझें। कुछ याद करने वाली हैं तो उसे याद रखें। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी हम करेंगे और सभी रेंज कवर करेंगे। ठीक है, सभी रेंज कवर करेंगे, यानी जो अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ के साथ लेवल जो रखेंगे। ठीक है, अप टू कैट। कैट का मतलब ये है कि कई क्वेश्चन ऐसे जो कैट में आ जाते हैं, आते हैं, पर वो एसएससी में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके क्वेश्चन करेंगे और लगभग आपके 500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्लास में। लगभग 500 क्वेश्चन। ठीक है, तब जाके हमारी ज्योमेट्री पूरी होगी। तो आप सभी से ये कहूँगा कि ज्योमेट्री को बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक एक चीज़ समझिएगा, जल्दबाजी मत करिए। एक बार मैं जितना ये पढ़ा दूंगा आपको, इनसे बाहर एक क्वेश्चन इधर नहीं होगा। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, पर आपको एक एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल ये 500 क्वेश्चन ही कर जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन सारी किताबों के मिला के 5000 क्वेश्चन को कवर कर देंगे, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ज्योमेट्री जब स्टार्ट होती है ना, ज्योमेट्री जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती है कहां से? पॉइंट से। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक पॉइंट आया। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट यानी एक बिंदु से शुरू कराऊंगा मैं। ठीक है, जब एक बिंदु होती है तो पॉइंट हो जाती है, वही दो बिंदु हो जाती है तो एक लाइन बन जाती है, वही तीन बिंदु अगर आ जाती हैं तो दो लाइन बन जाती हैं, दो लाइन के बीच में एक कोण बन जाता है, वहीं तीन बिंदु के साथ एक त्रिकोण बनता है, ट्राइंगल जिसे आप बोलते हैं, वहीं चार बिंदु के साथ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनता है। ठीक है, वही चार से अधिक बिंदु अगर हो जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये पॉलीगन बन जाता है, बहुभुज। ठीक है, शुरुआत होती है बिंदु से। ठीक है, शुरुआत होती है कहां से? बिंदु से। एक बिंदु से कितनी लाइन पास कर सकती है? बिंदु क्या होती है? देखिए लिखा है ऐसी फिगर जिसके अंदर, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझना है। ठीक है, बात करते हैं एक बिंदु की। एक बिंदु से बिंदु वो चीज होती है जिसकी आप ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ नहीं नाप सकते, इतनी छोटी चीज, उसे आप बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ है, एक बिंदु से आप कितनी लाइन को गुजार सकते हैं? अनेकों लाइन गुजर सकती हैं एक बिंदु से, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं किसी एक बिंदु से इनफाइनाइट लाइन पार कर सकती हैं। इनफाइनाइट लाइन किसी एक बिंदु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु से केवल एक ही लाइन पार कर सकती है। अगर दो बिंदु आपके सामने हैं तो उससे केवल एक ही लाइन पार कर सकती है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक यहीं से शुरू किया है, पॉइंट से। ठीक है, दो बिंदु से केवल एक लाइन पार कर सकती है। और अगली प्रॉपर्टी क्या है? पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन कॉमन लाइन। मतलब इस बात का
कोलिनियर मतलब, देखिए ध्यान से समझिएगा बात, कोलिनियर, कोलिनियर, को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है कॉमन, ठीक है। लीनियर मतलब हो गया लाइन, ठीक है। और इसे ही हम हिंदी में बोलते हैं सरेख। सरेख का मतलब है समान रेखा, एक ही लाइन पर जो बिंदु होती हैं इसे हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम सरेख बोलते हैं। एक ही लाइन पर अगर आप बिंदु बनाते हैं तो उसे सरेख बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब समान रेखा, ठीक है। कोलिनियर मतलब हो गया समान रेखा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, देखिए पहली बात तो आपको प्लेन पता होना चाहिए, तल। लाइन और तल में एक अंतर है। लाइन क्या होती है, ये लाइन है, ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, बात समझिएगा ध्यान से, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, अगर मैं ये एक्स वाई जेड ले लेता हूं, ठीक है। लाइन जो होती है, लाइन को हम बोलते हैं वन डायमेंशन, 1D। प्लेन, प्लेन होता है तल, इसे हम बोलते हैं 2D, ठीक है। और कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या है, कॉमन प्लेन, यानी समांतल, ठीक है। तो जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उसके सामने वाली जो दीवार है ये एक एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई तल। जो आपके लेफ्ट साइड में है उसे आप वाई जेड तल बोलेंगे, ठीक है। ये वाई जेड तल हो गया। जिस पे आपकी कुर्सी है, बेड रखा है, वो एक्स जेड प्लेन हो गया, इसे आप एक्स जेड तल बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको तल का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तल का मतलब हो गया एक 2D प्लेन, कॉपी आपकी हो गई जिसपे पन्ना है, पन्ना एक 2D प्लेन हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो है पर ऊंचाई नहीं है, ठीक है, हाइट नहीं है उसके अंदर। रजिस्टर में तो हाइट है पर पेपर पे हाइट नहीं है। सामने अगर दीवार देखते हैं तो उसमें आपको ये लेंथ नजर आ रही है, चौड़ाई नजर आ रही है, ठीक है। इसे 2D कहा जाता है। 2D यानी जिसकी 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड या लेंथ और हाइट। 1D यानी जिसकी 1 डायमेंशन है। जब आप लाइन बनाते हैं तो एक ही डायमेंशन होती है लेंथ की, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 प्लेन होते हैं आपके, 3 तल होते हैं। अब वो बोल रहा था कोप्लेनर, कोप्लेनर यानी समान तल पे जितनी भी बिंदु होंगी इन्हें कोप्लेनर कहा जाता है, ठीक है। ये लिखा, पॉइंट्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन अ कॉमन प्लेन, ठीक है। यानी आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, सामने वाली वॉल पर जितनी भी चीजें लगी हुई हैं वो सारी समान तल पे हैं, कोप्लेनर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर, सरेख नहीं होते कब, जब वो सीधी रेखा पर नहीं होते। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी चीज मैंने बताई आपको, पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पॉइंट्स के बाद मैं लाइन पर आऊंगा, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेसिक से ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता हूं मैं, लाइन पर आता हूं। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा, ठीक है। लाइन का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर ध्यान से देखिए, पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब मैंने बताया आपको, समान तल पर आप जिस भी कमरे में, विजुअलाइज करिए, ज्योमेट्री विजुअलाइजेशन का खेल है बहुत ज्यादा,
ठीक है, 2D 3D। भाई मैं कमरे में बैठा हूँ, एक दीवार यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक सामने होगी, एक नीचे होगी। ठीक है, वहीं मैंने प्लेन बना लिए कि भाई सामने वाली जो दीवार है वो XY प्लेन हो गया, ये वाला YZ प्लेन हो गया, फर्श जो है मेरा वो XY प्लेन हो गया, XZ प्लेन हो गया। ठीक है, अब प्लेन यानी इन दीवारों पर, जमीन पर जितनी भी चीज बिखरी हुई है वो सारी समान तल पर है। लेफ्ट हैंड साइड की दीवार पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी समान तल पर है। ठीक है, चलिए अब मैं लाइन पर आता हूं। लाइन यानी रेखा। तीन चीजें होती हैं हमारे पास, अगर आपको पता हो, एक लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, बात समझिएगा, तीनों का मतलब समझिएगा। ठीक है, तीनों का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखिए। Infinite numbers of points connected having almost no distance between them is line. It is the endless, mean it does not have any end point and can be extended in both direction. जब बहुत सारी बिंदुओं को, मैंने बोला ना आपको ये याद नहीं रखना, जब बहुत सारी बिंदुओं को जिनके बीच में कुछ भी दूरी नहीं है मिला दिया जाता है तो एक लाइन बन जाती है, और इस लाइन को आप दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं। लाइन की खास बात ये होती है, रेखा की खास बात, ठीक है, कि इसे दोनों ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन होती है। लाइन अलग अलग तरीके की होती है। कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, यानी जो समान बिंदु से पार होती हैं। समांतर रेखा, पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी एंगल सेम हो अगर दो लाइन का तो उन्हें पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, एक लाइन पे दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री बना रही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा वेट करिए, मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज। इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज अ पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज अ पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा ये रह गया ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा, इसे आप क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। दो लाइन है समांतर, एक ऐसी लाइन जो इसे काटती है, इसे आप ट्रांसवर्सल बोलते हैं, इसे ही आप तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, यही ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा भाई, जब मेरे को बोलने दो, मैं अगर खत्म हो जाऊंगा जब बोलते, जब मैं कहूंगा मैंने फिनिश कर दिया बोलना, तब आप देखिएगा आपके क्वेश्चन का जवाब आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर दो लाइन प्रतिच्छेद करती है यानी काटती हैं तो एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, जब रेखाएं एक ही प्लेन में होती हैं, मान लेते हैं ये प्लेन है, इस पे जितनी भी रेखा हैं इन्हें क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर, समान तल वाली रेखा। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखा है, व्हेन टू प्लेन्स इंटरसेक्ट दे इंटरसेक्ट इन अ लाइन। ध्यान से बात समझना, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, वो किस पे प्रतिच्छेद करती हैं? एक बिंदु पर, पॉइंट पर। ठीक है, अगर मैं दो प्लेन को कटवाता हूं, ठीक है, अगर मैं दो प्लेन को कटवाता हूं, दो प्लेन ये रहे इस तरीके से, 3D फिगर है, इमेजिन करिएगा। तो दो प्लेन किस पर काटते हैं? एक लाइन पर काटते हैं। ठीक है, दो तल रेखा पर काटते हैं। ठीक है, दो रेखा बिंदु पर काटती हैं।
ठीक है, ऐसे पढ़िए कि कभी दोबारा से ना पढ़ना पड़े, मैं इस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है। लाइन रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस, मेरे भाई अभी रुक तो जाइए, मैं सब लेकर आ रहा हूं आपके सामने, बस रुकिए। ठीक है, मेरे को करने दीजिए पहले मैं जो काम कर रहा हूं। पहले आ गया रेखा, उसके बाद आ जाता है रे, लाइन सेगमेंट, यानी किरण और रेखाखंड। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, ये दोनों दिशा में चलने वाली क्या होती है, लाइन होती है, यानी रेखा जो एक पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है, और आगे जितनी मर्जी जा सकती है, इसे हम रे बोलते हैं, यानी किरण। ध्यान है ना, इसे आप ऐसे ध्यान रखिए सन रेस, क्योंकि सूर्य एक फिक्स होता है, वहां से रेज आती हैं धरती पर, इसलिए हम सन रेज बोलते हैं। उसका जो सोर्स है वो फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किरण, सूर्य की किरण बोलते हैं ना, सूर्य की किरण आ रही है। ठीक है, तो किरण हो गया रे आपका, ये लाइन हो गया। अगर दोनों ही पॉइंट फिक्स हैं तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी रेखाखंड। इसे आप ना यहां बढ़ा सकते ना यहां बढ़ा सकते, इसे एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, इसे दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों दिशा में, दो दिशा में बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, और ये एक दिशा में, और ये किसी भी दिशा में नहीं। ठीक है, अब मेन चीज ये आती है, कई बच्चे, कई जगह आपने अगर कहीं देखा हो या कोई बोलता है अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की कभी लाइन हो ही नहीं सकती। 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट होगी, रेखाखंड होगी। ठीक है, जिसे आप नाप सकते हैं वो है लाइन सेगमेंट, आप इसे नाप सकते हैं। ठीक है, जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हैं, आप उस चीज को नाप सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है तीनों में, आपको पता होना चाहिए लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। तीनों चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों दिशा में बढ़ सकती है, ये एक दिशा में बढ़ सकती है, ये किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगी। ठीक है, प्लेन मैं आपको बता ही चुका हूं प्लेन क्या होता है। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं भाई, लाइन को नहीं। लाइन का मेजर आप किस चीज को कर सकते हैं, आप सोचिए ना, कोई लंबाई नापनी है जिसकी शुरुआती बिंदु और आखिर बिंदु आपके पास हो कि भाई इतनी बड़ी तार है, इसे नापना है। जब आपको यही नहीं पता कि अगर मान लेते हैं यहां से मैंने पकड़ रखी है और तार जितनी मर्जी आगे जा रही है, तो आप नापेंगे कैसे। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये भी देखिए, जो लाइन होती है, लाइन को मैं लिखता हूं ऐसे, ए बी के ऊपर ये छोटी छोटी चीज होती है जिसे बच्चा इग्नोर करता है, पर जब क्वेश्चन लिखा होता है ना उसमें सब अच्छे से समझ आएगा अगर ये पता होगा। कभी अगर रे लिखी है तो रे हो गई ये, और अगर लाइन सेगमेंट लिखी है तो लाइन सेगमेंट आ गई ये, ए बी के ऊपर डंडा। ठीक है, क्वेश्चन में भाई लाइन सेगमेंट लिखा जाता है, लाइन नहीं लिखा जाता, देखिएगा ध्यान से, लाइन सेगमेंट लिखा जाता है। तो लाइन सेगमेंट हो गई ये, या ये बना दिया जाता है ए बी के ऊपर डंडा, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो जब क्लास स्टार्ट करी थी मैंने आपसे बोला था पहले पॉइंट आया, पॉइंट के बाद दो पॉइंट को मिला के क्या बनी, रेखा बनी, लाइन। तो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, लाइन आपको समझा दी। अब मैं आऊंगा किस पे, अब बनता है एंगल। अब मैं एंगल पे आने वाला हूं। अब एंगल समझिएगा अच्छे से। ठीक है, एंगल समझिए अच्छे से। एंगल आ गया आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एंगल आ गया आपके सामने ये।
जब दो रे या लाइन सेगमेंट किसी शुरुआती बिंदु से स्टार्ट होती हैं तो एक एंगल बनता है। मैंने बताया ना आपको, जब एक लाइन ये आ गई, एक ये आ गई, तो इनके बीच वाला ये जो इंक्लिनेशन है इसे आप थीटा बोलेंगे, इसे एंगल बोलेंगे कि एक दूसरे पर कितना इंक्लाइंड है, कितनी झुकी हुई है, ठीक है, इसे आप एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा इसे आप क्या बोलेंगे, वर्टेक्स यानी शीर्ष, इसे आप शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। ये शीर्ष हो गया आपका। अब एंगल की जब बात हो रही है तो हम ये देखेंगे अलग अलग टाइप के कौन कौन से एंगल होते हैं। देखिए ज्योमेट्री का बेसिक ऐसे ही किया जाता है कि पहले एक एक करके सारी चीजें आप समझें, ठीक है, एक एक करके सारी चीजें समझनी है आपको। अब मैं यहां आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब हमें पता लग गया कोण, ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। अब कोण कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। भाई एंगल इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और ये नीचे भी हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे पर भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इनके माप के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है, इन्हें बांटा गया है। जैसे एक्यूट एंगल की बात करें तो न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण कौन सा होता है, जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, इसे आप न्यून कोण बोलते हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। फिर आता है राइट एंगल यानी समकोण, ठीक है। देखिए जब आपने पढ़ा कि ये एंगल है, अब भाई एक लाइन दूसरी लाइन पर हो सकती है, पहली बात वो 0 हो गया। फिर ये लाइन यहां पर भी हो सकती है 90 से कम, तो इसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। जब ये 90 के बराबर हो जाती है तो आप इसे समकोण बोलते हैं। जब ये 90 से ज्यादा हो जाती है आप इसे ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण बोलते हैं। जब ये इसके नीचे आ जाती है तो ये जो पूरा एंगल बनता है इसे आप रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, प्रतिव्रत कोण बोलते हैं, ठीक है। और जब ये सीधी बराबर होती है तो इसे स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, सीधा कोण। वही चीज यहां पर लिखी है, जब r बराबर होता है 90 के तो उसे राइट एंगल बोला जाता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल कब बोला जाता है, अधिक कोण जब होता है जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, जब आप एंगल बना रहे थे ये 180 को पिछाड़ के आगे निकल गया, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा बना 180 प्लस में, तो 180 से बड़ा वाला एंगल और 360 से छोटा वाला, ठीक है। वहीं अगर सीधी रेखा बन जाती है तो इसे आप सीधा कोण बोलते हैं यानी 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। अभी आऊंगा भाई, सब पर आऊंगा, थोड़ा रुकिए तो सही। ठीक है, फिर आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण और संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक और पूरक। जब दो एंगल का योग जब दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है, ध्यान से देखिए, मिलाकर दो एंगल का योग मिलाकर 90 डिग्री है, ठीक है। जब दो एंगल का कोण मिला के 90 डिग्री है तो आप उसे पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। जब बात होती है सप्लीमेंट्री की तो हम बोलेंगे जो सीधी लाइन पर है वो संपूरक कोण है, यानी जिनका योग जो है 180 डिग्री है, ठीक है।
जिनका योग 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण। अगर दो लाइनें, देखिए आपको ना जो मैं लिख रहा हूं उसके हिसाब से समझना, ये याद नहीं करना कुछ भी, ठीक है। ये एंगल जो आमने सामने होते हैं इन्हें वर्टिकली अपोजिट बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जो लिखा है सामने आपके। ध्यान से देखिए, अगर दो लाइनें काटती हैं, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, ये बात ये याद रहेगी, ये नहीं याद रहेगा। अगर दो लाइनें काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसे ही लंबवत विपरीत कोण कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इन्हें आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, अब मैंने आपसे बोला, देखिए धीरे धीरे करके पॉइंट से हम लाइन पे आए, लाइन से एंगल पे, एंगल से आएंगे ट्राइंगल पे और ट्राइंगल से आएंगे पॉलीगन पे। पर बेसिक समझिए जो सामने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण, अगल बगल वाले, ठीक है, अगल बगल वाले, इन्हें हम आसन कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर यानी रैखिक जोड़ी, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हमने संपूरक कोण बोला था। यानी एक ही लाइन पर अगर दो एंगल बनते हैं तो इन्हें रैखिक जोड़ा बोला जाता है, यानी पूरक कोण बोला जाता है, संपूरक कोण बोला जाता है, ठीक है। इनका सम 180 होता है। एंगल ऑन वन साइड ऑफ लाइन, एक रेखा अगर है, यहां पर मैंने बहुत सारी लाइन बना दी, तो इन सब एंगल का योग जो है 180 होगा ही होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज चल रही है अब धीरे धीरे आपके सामने। अगर कोई पॉइंट है, ये तो रही बात रेखा की, अगर कोई पॉइंट है यहां से बहुत सारी लाइन पास कर सकती हैं, ठीक है। इन सभी के एंगल का योग 360 होगा। योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। ये क्योंकि सर्कल बना रहे हैं, सर्कल का योग 360 होता है। ये अर्धवृत्त बना रहे हैं, इसका योग 180 होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका योग 360 है, इसका योग 180 है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आ गई। आगे अब मैं और आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, क्योंकि ये आज तो करा रहा हूं मैं, आगे जगह जगह इस्तेमाल करेंगे हम बस, ठीक है। हर क्लास में प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन होता है। ध्यान से देखिएगा, अभी रुक जाइए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है भाई, नाम याद नहीं रखने, आपको चीजें समझनी है, चीजें हैं क्या, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मैं दो लाइन है, ये तिर्यक रेखा है जो इसे काटती है, तो जो एंगल बनाऊंगा, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। यानी ये इसके बराबर होंगे,
ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको कि आप नाम ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये बराबर होते हैं। आगे आते हैं, ये क्या बताया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग बताया आपको, ठीक है। आगे आते हैं बाहरी कोण, ठीक है। बाहरी कोण कौन कौन से होते हैं, जो लाइन के बाहर की ओर बने हुए हैं। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बाहरी कोण है जो बाहर की तरफ बने हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल। इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बताया गया कि बाहरी कोण होता क्या है। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदरूनी बने होते हैं। जैसे कि इंटीरियर एंगल की अगर बात हो रही है, ये दो लाइन है, ये काट रही हैं, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री होंगे, संपूरक कोण होंगे, इनका सम 180 होगा, ठीक है। ये एंगल और ये वाला एंगल, ये 180 होंगे, तो आंतरिक कोण का योग 180 होता है, क्योंकि ये सीधी रेखा पर है, ठीक है, क्योंकि ये सीधी रेखा पर है। बिल्कुल भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, वैकल्पिक आंतरिक। देखिए बाहर वाले कोण कौन से थे, ये वाले, आंतरिक कोण है ये वाले। वैकल्पिक आंतरिक का मतलब इंटीरियर ही होंगे, अंदर ही होंगे, और ये हम बोलेंगे कैसे, ये हम बोलेंगे ऐसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, साथ के साथ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। ऑल्टरनेट का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। और लॉजिकली अगर आप सोचें कि भाई ये अगर इसके बराबर है, इन दोनों का योग भी 180 होता है, इन दोनों का योग भी 180 होता है, तो ये दोनों तो आपस में वैसे ही बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इन सबको मिला के अगर मैं इकट्ठा एक प्रॉपर्टी लिख दूं आपकी, कि अभी तक हमने ये देखा कि भाई अगर ये लाइन मैंने बनाई, ठीक है, मैं क्या क्या जान गया, मैं ये जान गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं ये जान गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। मैं ये जान गया कि इन दोनों का योग 180 होगा, मैं ये जान गया कि इन दोनों का योग भी 180 होगा। मैं ये भी जान गया कि भाई ये दोनों आमने सामने वाले बराबर होंगे, ये दोनों आमने सामने वाले बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के सारी प्रॉपर्टी मैंने इसमें बता दी आपको, ठीक है। कुल मिला के सारी प्रॉपर्टी आपकी इसमें है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। भाई जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, जो मैंने लिखा है, जो ऑलरेडी प्रिंटेड है ना, उस पर ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि ये याद रहे ना रहे, पर जो बात मैं बोल रहा हूं ना वो याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं किस पे, ट्राइंगल पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लगातार आगे पढ़ेंगे, जिस पे बेस लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, भाई जब शुरू किया हमने तो लाइन से शुरू किया, वो पॉइंट से शुरू किया, फिर लाइन पे आए, फिर एंगल पे आए। पॉइंट एक ही टाइप का होता है, लाइन मैंने 3 टाइप की बताई आपको, फिर एंगल पढ़े हमने बहुत सारे, फिर जब लाइन कटती हैं तो अलग अलग एंगल बनते हैं, वो एंगल भी हमने पढ़े, ठीक है। अब हम आ गए हैं किस पे, त्रिभुज पे, ट्राइंगल पे, ठीक है। अब ट्राइंगल की अगर बात करी जाए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है आपके सामने बहुत सारी, कोई लिमिट नहीं है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल।
एक 3 साइड वाली फिगर को आप ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है, यदि ये काटेंगे इस तरीके से, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे जो सरेख नहीं है, वो ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। और ये फिगर कैसी होती है? 2D फिगर होती है। ट्रायंगल कहीं भी बन सकता है, सामने दीवार पे बन जाएगा ट्रायंगल, फर्श पे बन जाएगा। 3D फिगर नहीं है। आप क्यूब यानी घन या बेलन की बात करें, ठीक है, वो 3D फिगर है आपकी, वो आप फर्श पे नहीं बना सकते। बनाएंगे तो उसे 2D में कन्वर्ट करके बनाएंगे, ठीक है। अगर आप यहां देखें, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये जो ABC आपके सामने है, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप वर्टेक्स बोलते हैं, यानी शीर्ष। इसे शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर 3 भुजा हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी। ए शीर्ष के सामने जो भुजा होती है उसे आप छोटे ए से लिखते हैं, बी के सामने जो भुजा होती है उसे छोटे बी से लिखते हैं, सी के सामने जो भुजा होती है उसे आप छोटे सी से लिखते हैं। तो इसके अंदर 3 तो भुजा हो गई, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। 3 ही एंगल हो गए, 1 2 3। अब 3 ही एंगल है, तभी तो नाम ट्राइएंगल है, त्रिभुज, ठीक है। 3 भुजा और 3 एंगल, तो 3 भुजा है और 3 एंगल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो भार कोण नजर आ रहा है आपको, इसे हम बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये बाह्य कोण है जिसे आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहर वाला कोण, ठीक है। तो ये बेसिक है कि ट्रायंगल होता क्या है, 3 भुजा 3 एंगल, नाम भी इसलिए है, 2D होता है, ये एक्सटीरियर होता है, ये सब पता होना चाहिए। अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिए। तीनों कोण का योग जो है वो 180 होगा किसी भी त्रिभुज में। कोई भी अगर आप ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप ट्रायंगल लेते हैं तो उसके कोण का योग 180 होता है। साथ के साथ जो आंतरिक 2 कोण होते हैं, बाह्य कोण उसके योग के बराबर होता है। यानी कि इसको ऐसे समझें, अगर मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो ये बाह्य कोण हो गया इसका ये, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। वही मैं अगर इसे यहां बढ़ा देता हूं और इसे मैं z लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये x प्लस z हो जाएगा। तो बाहर वाला कोण आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी त्रिभुज का बाहर वाला कोण उसके अंदर वाले विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। तो x प्लस जेड आ गया किसके बराबर? इसके बराबर आ गया। ऐसे ये बराबर आ गया x प्लस वाई। यदि मैं इसे सीधा ले जाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे सीधा ले गया तो ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये y प्लस जेड के बराबर आ जाएगा। आंतरिक और इससे विपरीत ये हो गए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज है अगर आपके सामने ABC, इसे भुजा A, इसे भुजा B, इसे भुजा C कहते हैं। तो परिमाप, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तो A प्लस B प्लस C हो जाता है। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता है? स्मॉल s, जिसे आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बाय 2, क्योंकि काफी जगह इस्तेमाल होगा ये स्मॉल s आपका, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने बताया ट्रायंगल का ढांचा कि ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। अब ट्रायंगल ये होता है, ट्रायंगल की विशेषता ये होती है, ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे हम ये सीखेंगे कि ट्रायंगल को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, 2 तरीके से बांटा गया। यानी जैसे आम होते हैं ना, दशहरी आम होता है, सिंदूरी होता है, तोतापरी होता है, ठीक है, सिंदूरी होता है, अलग अलग वैरायटी आती है। इसी तरीके से ट्रायंगल को हमने क्लासिफाई किया 2 आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे और कोण के आधार पर अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले है भुजाओं के आधार पर,
भुजा के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है? स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है? स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसे आप बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है, नो साइड इक्वल, ठीक है। देखिए अगर एक त्रिभुज आपके सामने है तो क्या पॉसिबिलिटी है? तीन भुजाएं, या तो तीनों सेम हो सकती हैं, या दो सेम हो सकती है, या कोई भी सेम नहीं होगी। अगर कोई भी सेम नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, विषम बाहु बोल देंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो इसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। समद्विबाहु, समान दो भुजाएं, समद्विबाहु, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, साथ के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर हैं अगर, तो दो कोण भी ये बराबर मिलेंगे। भुजा बराबर तो कोण बराबर, जो भुजा बड़ी उसके सामने का कोण बड़ा। हिंदी में बात बोल दी मैंने सारी, ये आपको याद रखनी है। ये लिखी हुई चीजें याद थोड़ी रहनी है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जिस सेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेंस फील करनी है और वही आपको याद रखे, वही आपको याद रखनी है और वही आपको याद रहेगी। ये नहीं याद रहेगा कि सर ने ए बनाया था, बी बनाया था। ये मैं आगे पूरी ज्योमेट्री इस तरीके से ही कराने वाला हूँ कि ये ए बी सी से इंडिपेंडेंट हो जाए। आप याद कर लेते हैं ए बी बराबर ए सी, पी क्यू बराबर ये, जरूरी नहीं है जैसी पिक्चर यहाँ पर है पेपर में भी वैसे ही बने, इसलिए मैं आपकी ज्योमेट्री इससे इंडिपेंडेंट करा दूंगा कि आपको इस पे डिपेंड ना रहना पड़े। मैं आपकी ज्योमेट्री इस तरीके से कराऊंगा कि आपको डायग्राम में ही 90% ज्योमेट्री सॉल्व हो जाए आपकी, ठीक है। तो या तो तीन भुजा बराबर हो सकती हैं, या दो भुजा, या कोई भी भुजा नहीं। जब दो भुजा बराबर होती है तो हम आइसोसेलेस बोलते हैं, समद्विबाहु। तीन भुजा बराबर होती है तो हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु, ठीक है। जीरो भुजा बराबर है तो स्केलिन ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज आ गया, यानी तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, ठीक है। लॉजिकल बात है, अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज बोली जाती है, चलिए मैं आगे बताऊंगा एक चीज, यही बताया था, सुन लीजिए ध्यान से। आगे प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। जो भुजा बड़ी उसका सामने का कोण बड़ा, है ना। और अगर भुजा बराबर तो कोण बराबर। ध्यान से समझिए बात को भाई। एक त्रिभुज है, अगर मान लेते हैं ये, बात समझना, इसे प्रॉपर्टी आ जाती है अगर आप चीजें समझते हैं। एक त्रिभुज है ये, एक है, एक सेकंड हो जाइए, एक है ये, एक है ये, एक है ये। त्रिभुज तो नहीं है अभी, ये एंगल है, अभी ये कोण है। मैं तीसरी भुजा बना रहा हूं सबकी, देखिए तभी त्रिभुज बनेगा। ये तीसरी भुजा बना ली मैंने, ये तीसरी भुजा बना ली मैंने, ये तीसरी भुजा बना ली मैंने, ये तीसरी भुजा बनाई मैंने। अब आप एक बात देख सकते हैं, जैसे जैसे इस भुजा की लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे ये कोण जो है θ1, θ2, θ3, θ4, ये कोण बढ़ रहा है। यानी θ1 से बड़ा, θ2 से बड़ा, θ3 से बड़ा, θ4। ऐसा इसलिए कि जब भुजा बड़ी है तो एंड पॉइंट बहुत दूर तक चले गए, और जब बहुत दूर तक चले गए, ठीक है, जब बहुत दूर तक चले गए तो ये एंगल बड़ा करना पड़ा। बड़ी चीज को खाने के लिए मुंह बड़ा करना पड़ता है, यूं करके। छोटी चीज खाते हैं यूं आराम से हो जाती है, यानी छोटी जो लाइन है उसके सामने कोण छोटा रहेगा। और जो चीज बड़ी खाएंगे, एप्पल खाते हैं
मुंह यूं खोलना पड़ता है पूरा, यूं, ठीक है। तो चीज बड़ी है इसलिए कोण बड़ा बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं जो भुजा बड़ी उसके सामने वाला कोण बड़ा, और जो भुजा बराबर इसके सामने वाले कोण बराबर, ठीक है। क्लियर है ना भाई सभी को बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब याद रखना चाहिए, देखिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है, पर रीजन पता होना चाहिए, केवल रट के नहीं बैठना है। अब मैंने आपको त्रिभुज बता दिया, ठीक है, मैंने त्रिभुज बता दिया आपको। मैंने बोला कि भाई त्रिभुज दो तरीके से क्लासिफाई करे गए हैं, दो तरीके से बांटे गए हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार वाला तो मैंने बता दिया, अब मैं आ रहा हूं कोण के आधार पर, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पर। अब सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिसके सभी कोण 90 से कम हो, ठीक है। ए बी सी लेस देन 90, क्योंकि एक्यूट मतलब हमने क्या पढ़ा था? न्यून कोण, न्यून कोणीय त्रिभुज, यानी तीनों कोण जो है न्यून कोण बनेंगे, 90 से कम बनेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 बनेगा वही राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तीसरा एंगल कौन सा पढ़ा था हमने? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल से बनेगा अधिक कोणीय त्रिभुज, यानी जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होगा, थीटा ग्रेटर देन 90, कोई भी एक कोण 90 से बड़ा हो वो अधिक कोणीय त्रिभुज की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया हमारा। तो जब हमने क्लास स्टार्ट करी, पॉइंट से स्टार्ट करी, पॉइंट से आए हम लाइन पे, लाइन की अलग अलग चीजें पढ़ी हमने, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेखा, रेखाखंड, रे, ठीक है, तीनों चीजें पढ़ी, ठीक है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। फिर एंगल पे आए, एंगल मैंने बताया आपको अलग अलग तरीके, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल, और भी एंगल की, राइट एंगल, और भी बहुत सारे एंगल की मैंने प्रॉपर्टी कराई यहाँ पर। उसके बाद हमारे ट्रायंगल पे, ट्रायंगल में बताया आपको दो तरीके से क्लासीफाई होगा, भुजा के आधार पर और एंगल के आधार पर, ठीक है। ये भुजा है, ये एंगल है, इसमें तीन देखे हमने, विषम बाहु, समद्वि बाहु, ठीक है, और समबाहु। आइसोसलीस, स्केलिन और इक्विलेटरल एंगल के बेस पे हमने पढ़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज समझनी बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टीज के बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कमेंट आ रहा भाई। अब पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ही है। अब जितनी भी प्रॉपर्टी बताऊंगा ना मैं आपको, याद करने का तरीका बताऊंगा, उस तरीके से याद करना। ये इंग्लिश इंग्लिश जो भी लिखा है या हिंदी हिंदी कहीं भी लिखा है वो याद नहीं करना आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर। किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा बाकी दो भुजा के अंतर से बड़ी होगी, योग से छोटी होगी, ठीक है। एक त्रिभुज अगर आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज अगर आपके सामने है, मान लेते हैं ये, मैंने ABC कुछ नहीं लिया, मैंने ये XYZ लिया है, मुझे ABC से मतलब नहीं है। मैं बोलूंगा जो X है वो Y माइनस Z से बड़ा होगा और Y प्लस Z से छोटा होगा। मैं बोलता हूं अगर जो Y है वो X माइनस Z से बड़ा होगा और X प्लस Z से छोटा होगा। मैं बोलता हूं जो Z है वो X माइनस Y से छोटा, बड़ा होगा और X प्लस Y से छोटा होगा। परंतु
यहीं पर ही मैं क्या करता हूं, एक मोड का साइन और लगा देता हूं, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि कौन सी बड़ी होगी, पर जो डिफरेंस लेना है वो मेरे को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, जो डिफरेंस लेना है आपको वो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे जो तीसरी भुजा है वो बाकी के अंतर से बड़ी होगी, योग से छोटी, अंतर से बड़ी होगी, योग से छोटी, अंतर से बड़ी होगी, योग से छोटी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई भुजा कभी नेगेटिव नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर नेगेटिव क्यों नहीं? भाई नेगेटिव कौन सी लेंथ होती है मेरे को ये बताइए पहले आप। नेगेटिव कोई लेंथ नहीं होती यार, लेंथ पॉजिटिव में मेजर करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। ठीक है, दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे। मैंने अभी बताया था ना, जो भुजा बड़ी उसके सामने का कोण बड़ा, तो यानी जब भुजा बराबर होगी तो कोण भी सामने वाले बराबर होंगे, कॉमन सेंस की बात। ठीक है, अगली देखते हैं, जो भुजा बड़ी उसके सामने वाला कोण बड़ा, ये यहां पर लिखा है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आते हैं। देखिए साइन रूल, साइन रूल मैंने आपको ट्रिगो में पढ़ा है, ये मैंने आपको याद ही करा है। ट्रिगो में साइन रूल और कोसाइन रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन रूल हमने क्या पढ़ा था कि भाई, अब मैंने आपको साइन रूल किस तरीके से याद कराया, मैंने ये नहीं करवाया आपको, मैंने बोला अगर मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड है, मैं ए बी सी का मोहताज नहीं हूं कि ए बी सी ही लिखा हो कहीं। मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको कि भाई जो साइड है उसके सामने वाला कोण, जो साइड है उसके सामने वाला कोण, जो साइड है उसके सामने वाला कोण, ये अनुपात बराबर होगा, साथ के साथ ये 2r के बराबर होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, r क्या है? सरकम रेडियस है, परित्रिज्य। परित्रिज्य क्या होती है ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जब कोई त्रिभुज होता है, इसके बाहर आप एक वृत्त बनाते हैं जो इसके तीनों शीर्ष से होके गुजरता है, एक सर्कल, तो इसका जो रेडियस होता है उसे आप परित्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, सरकम रेडियस। और यहीं से हमें पता लगता है कि भाई एक्स वाई जेड किसके अनुपात होगा? साइन एक्स साइन वाई साइन जेड के। तो ये ध्यान रखिएगा, हम ए बी सी के मोहताज नहीं है, मैंने आपको याद ही कराया है कि भाई इसे ये छोड़कर आप ध्यान रखें, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भुजा इसके सामने वाला एंगल, ये भुजा इसके सामने वाला एंगल, ये भुजा इसके सामने वाला एंगल, चाहे यहाँ एक्स वाई जेड लिखा हो या कुछ भी लिखा हो। आगे आते हैं कोसाइन रूल पे। कोसाइन रूल भी मैंने आपको बताया था, याद ही कराया है, ट्रिगो के अंदर ही। एबीसी नहीं लिख रहा मैंने आपको बोला था कि मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये एक्स वाई जेड लिखा है, एबीसी नहीं पता मेरे को, मुझे ये पता है जो एंगल है अगर मैं उसमें कॉस लगाता हूं तो उसके अगल बगल वाली का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, सामने वाले का घट जाएगा और नीचे 2 इंटू एक्स जेड आ जाएगा, ये इंटू ये मेरा कोसाइन रूल हो गया। ऐसा नहीं है कि आप ये याद कर रहे हैं कॉस ए बराबर ये, कॉस बी बराबर ये, कॉस सी बराबर ये। ट्रिगो में मैंने आपको इसी तरीके से याद कराया कि भाई यहाँ ए बी सी भूल जाओ, चीजों को याद रखने का तरीका सीखो कि भाई इसका कॉस निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटे 2 इंटू ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आर बताया ना भाई, सरकम रेडियस है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी पहले समझनी जरूरी है, प्रॉपर्टी लगातार इस्तेमाल होंगी, याद रखने की टेंशन मत लेना, करते 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 सब याद हो जाएगा। 500 क्वेश्चन करने हैं हमने, ठीक है, तो सब याद हो जाना है। ए बी सी अगर त्रिभुज है तो इसके बाहर वाले कोण एक्सटीरियर एंगल, ठीक है,
इनका जो सम है ये 360 होगा। बाह्य कोण का योग 360 होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो अगर त्रिभुज आप बनाते हैं तो बाहर वाला कोण विपरीत दो कोण के योग के बराबर होगा। ज्योमेट्री ना हमेशा ऐसे पढ़ी जाती है, कभी भी ए बी सी बी ए सी एक्स वाई जेड ऐसे करके नहीं पढ़ी जाती। ऐसे करके आप अपने आप को दुविधा में डालने लगा था। मैं पूरी ज्योमेट्री आपकी इस तरीके से कराऊंगा कि आप इससे इंडिपेंडेंट रहे। आप देख रहे हैं यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है किताबी, मैं किताबी पे फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ ये देखिए, ये त्रिभुज है, बाहर वाले कोण का योग 360 होगा। ये त्रिभुज है, 1 और 2 3 के बराबर होगा। मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, आपको भी इस पे फोकस नहीं करना, आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, वो याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा। आगे देखिए, अब देखिए आप सबने ना ये पढ़ा, ध्यान से देखना सभी लोग, आप सबने ये पढ़ा कि कोसाइन रूल आपने देखा त्रिभुज ए बी सी में, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर सी लार्जेस्ट साइड है, सी लार्जेस्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 3 तरीके का एंगल बन सकता है। पहला बन सकता है एक्यूट न्यून कोण, दूसरा बन सकता है सम कोण या ऑब्ट्यूस एंगल ले लेता हूं मैं, अधिक कोण, तीसरा बन सकता है राइट एंगल। ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज, सम कोणीय त्रिभुज। ठीक है, यानी जो सी एंगल है, या तो वो यहां से देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं, ध्यान से बात समझना, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप बनाते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, कॉस सी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब 0 से 90 तक आप आते हैं तो कॉस सी की वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आती है 0 से 90 में। ठीक है, कॉस सी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab, 0 से बड़ा। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा। तो हम ये बोलेंगे कभी भी अगर न्यून कोणीय त्रिभुज है, न्यून कोणीय त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी हमेशा। क्योंकि देखिए क्या करा हमने, हमने माना कि सी सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, तो इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, और अगर ये एक्यूट एंगल है, सबसे बड़ा कोण ही अगर एक्यूट है तो एक्यूट ट्राइंगल बनेगा, और सबसे बड़ा कोण अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और सबसे बड़ा कोण अगर 90 से बड़ा है तो अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हमने ये कंडीशन ही निकाली कि भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब बनता है, जब cos c ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट का मतलब 0 से 90, cos की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये हमने वैल्यू डाली यहाँ पर, ये यहाँ चला गया, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो यानी जब ये कंडीशन इस तरीके से होगी तब हम बोल पाएंगे कि एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस की बात करते हैं। ऑब्ट्यूस में क्या होता है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। कॉस कैसा होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, तो हम बोलेंगे कॉस अगर नेगेटिव है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab, ये कॉस सी हो गया। अगर ये लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जब ये कंडीशन होगी तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल का मतलब क्या है कि कॉस सी किसके बराबर होगा, 0 के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इन सब बातों से ना एक चीज निकल कर आई, निचोड़ आया एक। वो निचोड़ क्या था, वो था ये कि भाई अगर ट्राइंगल है मेरे सामने, ट्राइंगल कब बनेगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ट्राइंगल कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन होगा b माइनस सी, b प्लस सी। ठीक है,
सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, कब बनेगा के लिए ये, ठीक है, कि किस किस केस में ट्रायंगल बनेगा और कितने ट्रायंगल बनेंगे, कब बनेगा और कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन बनता है इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा बनेगा। तो तीनों साइड आपको दे रखी होगी, अगर सी स्क्वायर लेस देन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो न्यून कोणीय यानी एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ग्रेटर है इससे तो अधिक कोणीय, ठीक है, ये अधिक कोणीय बन जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर ये बराबर है इसके तो समकोणीय यानी राइट ट्रायंगल। तो इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर तीन भुजाएं ये हैं तो बताइए कितने त्रिभुज बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में आ जाएंगे। पहले मैं आपको ना, चलिए कर ही लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। कोई भी त्रिभुज आपके सामने है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हर बच्चे ने पढ़ा होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, साथ के साथ एक हीरोज फॉर्मूला होता है हमारा, जिसे हम काफी जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला होता है जिसे हम काफी जगह इस्तेमाल करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू हो गई ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये हम डिटेल में करेंगे पूरा जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मूला होता है ये, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन इस पे दिखाना चाहूंगा। कहाँ गई प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से, बेसिक पर, एकदम बिल्कुल बेसिक पर, बेसिक पर क्वेश्चन है बिल्कुल। ध्यान से देखिए, इन अ ट्राइंगल ऑल थ्री एंगल ए बी सी इंटीजर में, हम क्या करते हैं बेसिक तो पढ़ जाते हैं और बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं। एग्जाम में बेसिक पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हर रेंज कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं बेसिक पे ही क्वेश्चन ज्यादा देखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है बिल्कुल आपको सभी को। बताइए, ये आपके सामने, आप जितना बेसिक जानते हैं आप उस हिसाब से बताइए। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, वो बोलता है कि ए बी सी की कितनी वैल्यू संभव है। देखिए, जिस हिसाब से मैं आपको बेसिक पढ़ा दूंगा ना, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और मैं बेसिक पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। देखिए एग्जाम में आए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सर्च करिएगा गूगल पे। वो बोलता है कि ए बी सी सभी जो है एंगल है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो आपको बताना है ए बी सी के कितने मान संभव हैं। अब ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछता हूं कोई भी एक एंगल पकड़ लो, मान लेते हैं ये, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 डिग्री, क्योंकि इंटीजर है तो 1 से कम तो नहीं होगी। मैंने आपसे बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अधिकतम
180 तो नहीं हो सकती, 179 भी नहीं हो सकती। अगर ये 179 होगा तो ये इंटीजर कहाँ पाएगा, कम से कम एक एक तो लेना ही पड़ेगा इसका, तो 178 आ गया। तो यानी किसी भी एक एंगल की कम से कम वैल्यू 1 हो सकती है, अधिकतम वैल्यू 178 हो सकती है, तो कुल मिलाकर 178 वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी एक एंगल की। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 178 आपका आंसर आ जाएगा। 178 यानी न्यूनतम वैल्यू 1, अधिकतम वैल्यू 178। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन देखना है ध्यान से। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 14 एंड 16, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज थर्ड साइड कैन टेक। देखिए हमने ये बोला था कि जो तीसरी साइड है उसका मान इसके अंतर से बड़ा होगा, इसके योग से छोटा होगा, ठीक है, और x की सभी मान इंटीजर हैं, यानी 3 से लेकर 3, 4 इससे लेकर 29 तक, ठीक है, ये सभी वैल्यूज x की हो सकती हैं, 2 से बड़ी और 30 से छोटी। ये मैं बेसिक पे क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। तो 3 से लेके 29 तक कुल मिला के कितनी वैल्यूज होंगी, 29 में से 2 घटा दो तो 27 आ जाता है, तो 27 वैल्यूज मेरा आंसर हो जाएगा, 27 वैल्यू आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है, 27 वैल्यूज आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। क्वेश्चन है मेरे सामने ये, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला क्या है वो, चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक त्रिभुज में जिसकी भुजा है 10, 24 और x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x के कितने वैल्यू संभव है कि इसके 3 न्यून कोण हो, यानी एक न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाए, ठीक है, ध्यान से बात समझिएगा, यहां मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक भुजा 10 है, दूसरी 24 है, तीसरी मान लेते हैं x है, ठीक है, तीसरी मान लेते हैं x है। पहले मैं देखता हूं पॉसिबल वैल्यूज क्या है, इसमें मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। देखिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या संभव है, 24 माइनस 10 से बड़ा x, 24 प्लस 10 से छोटा, यानी 14 से बड़ा और 34 से छोटा, यानी 15 से बड़ा और 15 से बड़ा नहीं, यानी 15 से लेकर 33 तक, 33 में से 14 गया तो 19 आ गया, 19 वैल्यू 15 से लेके 33 तक 19 वैल्यूज। इन वैल्यूज के लिए ये त्रिभुज बन सकता है, इन वैल्यूज के लिए त्रिभुज बन सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखने वाले हैं, उसने बोला है कि केवल न्यून कोण कब बनेगा, ठीक है, उसने केवल ये बोला है। न्यून कोण के लिए आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान है,
आपने पढ़ी थी कि जो सबसे बड़ी भुजा है 24, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका योग, उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर से कम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर से, ठीक है, इससे कम होना चाहिए, ये पढ़ी थी आपने। अब जरूरी नहीं है कि 24 ही सबसे बड़ी हो सकता है एक्स बड़ी हो सबसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स बड़ी हो सबसे। तो एक रिलेशन मेरे सामने ये आ जाता है, एक रिलेशन आ जाता है ये। यहां पर पूरे ट्रायंगल का बहुत बड़ा पार्ट आपका सॉल्व होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, 24 माइनस 10 14 और 34 या 576 और 10 का स्क्वायर 476, ठीक है। तो 21 पॉइंट कुछ हो गया, इससे बड़ा एक्स होगा, ठीक है। मैं यहां आता हूं, एक्स की वैल्यू लेस देन 24 576 और 100 676, तो 26 आ गया। यानी x की वैल्यू अगर 21 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 21 से बड़ी है और 26 से छोटी है, यानी मैं बोलूंगा 22 23 24 25, इन चार वैल्यूज के लिए जो कोण बनेगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, चार वैल्यूज के लिए, ठीक है, 22 23 24 25, इनके लिए क्या बनेगा, एक्यूट ट्रायंगल बनेगा 22 23 24 25 के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बात समझनी है। अब मैं आगे जा रहा हूं, आपके सामने क्या क्या वैल्यूज थी, आपके सामने वैल्यू थी 15 से लेके 33 तक, जिसमें ये त्रिभुज बन सकता है 15 16, ये 21 आ गया, 21 22, एक सेकंड रुकिए, बात समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 21 22 26 और 33 तक। अभी अभी हमने क्या निकाला, 22 से लेकर 25 तक क्या बन रहा है, एक्यूट ट्रायंगल बन रहा है, न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक है। क्या बन रहा है, न्यून कोणीय त्रिभुज बन रहा है। अब मैं बात करता हूं ऑब्ट्यूज की, अधिक कोणीय त्रिभुज की। जब बात आती है अधिक कोणीय की, तो हम बोलते हैं जो सबसे बड़ी भुजा है वो इससे बड़ी होगी, एक कंडीशन ये हो गई, हो सकता है एक्स बड़ी हो, तो एक कंडीशन ये हो गई। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, यहां से मिलेगा 476 और 10, 476 एक्स स्क्वायर, यानी 21 पॉइंट कुछ से एक्स छोटा होगा, 21 पॉइंट कुछ से, और ये क्या आ गया, एक्स बड़ा होगा 26 से। लाल वाली कंडीशन किसकी है, अधिक कोणीय की है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, ठीक है, अधिक कोणीय की। कि अधिक कोणीय कब बनता है, जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आप लें तो बाकी दो भुजा के वर्ग से बड़ा हो। सबसे बड़ी भुजा 24 भी संभव है, x भी संभव है, क्योंकि x तो हमें पता नहीं है। अब 10 थोड़ी ले सकते हैं, 10 से पहले तो 24 ही है हमारे पास, तो 10 सबसे बड़ी नहीं हो सकती। तो 21 से छोटा और 26 से बड़ा, मैं देखता हूं 21 से छोटा, 21 पॉइंट कुछ से छोटा, 21 भी काउंट हो जाएगा इसमें, तो यहां क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज। और 26 से बड़ा यानी 27 से 33, यहां पर भी मेरे को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मिलेगा। अब रही बात 26 की, ध्यान से देखिए, राइट ट्रायंगल के लिए क्या होता है, राइट ट्रायंगल के लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है
एक्स स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये 26 आ गया, एक्स की वैल्यू 26 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 26 आ गई। यानी अगर मैं 26 देखता हूं, ये रहा, तो इसके लिए क्या मिलेगा, राइट ट्राइंगल बनेगा केवल इस वैल्यू के लिए। ठीक है, वो मैं वैसे भी देख सकता था, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 का दुगना 12 का दुगना 13 का दुगना ट्रिपलेट बनेगा, 26 के लिए राइट ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो 19 वैल्यू थी टोटल। टोटल कितनी वैल्यू थी, 19 में से 4 ये आ गई। अब मैं सारी लिख रहा हूं यहां आपके सामने, 19 में से 4 वैल्यूज तो ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, 4 वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। 15 से लेके 21 यानी कितना हो गया, 7 वैल्यूज ये हो गई। ठीक है, 27 से लेके 33 तो 7 ये हो गई। ठीक है, अब मेरे सामने इस क्वेश्चन का पूरा प्रोफॉर्मा है, पूरा बायोडाटा है, इसका पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है मैंने इस क्वेश्चन का। मुझे पता है कितनी वैल्यूज के लिए ट्राइंगल बनेगा, 19 वैल्यूज के लिए। भाई न्यून कोणीय त्रिभुज कब बनेगा, न्यून कोणीय वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने। ठीक है, न्यून कोणीय कब बनता है, जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आप करें तो बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर, योग से छोटा होना चाहिए। तो हमने देखा सबसे बड़ी भुजा या 24 हो सकती है या एक्स के साथ कंडीशन निकाली ये वाली, 24 के साथ निकाली ये वाली, इसे कंबाइन किया तो ये आ गया। क्योंकि आपको पूर्णांक लेना है तो 22 23 24 25 एक्यूट ट्राइंगल आ गया। फिर बात आई ऑब्ट्यूज की, अधिक कोणीय की। तो हमने ये करा कि सबसे बड़ी भुजा अगर 24 है या सबसे बड़ी भुजा x है, इसके उल्टे रिलेशन आ जाएंगे, एरो चेंज हो जाएंगे, एरो चेंज हो गए। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जो अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा वो 21 से छोटी वैल्यू के लिए बनेगा या 26 से बड़ी के लिए। तो वो हमने यहाँ मार्क कर दिया, 21 से छोटा, 21 पॉइंट को उससे छोटा, जो कि 21 भी काउंट होगा, और 26 से बड़ा 27 से 33। फिर हमने देखा समकोणीय त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 26 में लेता हूं, समकोणीय त्रिभुज बन गया। अब इसमें आपके अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन कराया मैंने ये, इस क्वेश्चन के अंदर पूरा कि ट्राइंगल कैसे बनता है, कब अधिक कोणीय बनता है, कब न्यून कोणीय बनता है, कब समकोणीय बनता है, वो पूरा करा दिया इसमें। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन आपका ये नहीं है, पूरे क्वेश्चन में बस ये पूछा था, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल इतना ही है यहां तक। ठीक है, चलिए तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे, यही था हमारा आज का क्लास विद बेसिक, और एक आध क्वेश्चन हमने रखा जिसमें हमने सारी चीज डिटेल में खोल के रखी है आपके सामने। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल आगे की क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।